Hello guys, it is our third topic of basic concepts in power system. So guys, ये थर्ड टॉपिक है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स में. अगर दो टॉपिक्स इसके पहले के देखे नहीं होंगे तो वो वाला देख लीजिएगा, उसके बाद में यहाँ पे आइएगा. कुछ बेसिक्स बाकी थे अपार्ट फ्रॉम दिस टू वीडियोस. सो नाउ वी विल कंप्लीट दिस गाइज. सो गाइज, बेसिक कंसेप्ट्स हमने इसके पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट देखा है. हमने वो जनरेटिंग स्टेशन से लेकर तो कंज्यूमर तक वो लेआउट देखा है, उसका एक्सप्लेनेशन देखा है गाइस, और डिटेल में हमने बताया भी है उसमें. तो इसके प्रीवियस वाला जो लेक्चर है वो आपको देखना है. देन गाइस देखो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स इन पावर सिस्टम. पावर सिस्टम की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे जो यस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू. यस मीन्स व्हाट? यस इज 3 पावर्स होता है गाइस. यस मीन्स व्हाट गाइस? कॉम्प्लेक्स पावर, अपेरेंट पावर, टोटल पावर, जिसे हम क्या कहते हैं? यस को अपेरेंट पावर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर कहते हैं, टोटल पावर कहते हैं. इज इक्वल टू पी मीन्स एक्टिव पावर, एक्चुअल पावर जो कंज्यूमेबल होती है पावर, उसे हम एक्चुअल पावर कहते हैं, ट्रू पावर कहते हैं, नेट पावर कहते हैं गाइस, एवरेज पावर कहते हैं. प्लस जे क्यू. क्यू मीन्स व्हाट? रिएक्टिव पावर गाइज. व्हाट? रिएक्टिव पावर. ये क्या होती है? वो वेस्ट पावर होती है, वेस्ट पावर होती है, और ये वाली एक्चुअल पावर होती है. जब वेस्ट पावर और एक्चुअल पावर ए सम करते हैं तो हमें मिलता है गाइज अपेरेंट पावर. उसको ही हम टोटल पावर या कॉम्प्लेक्स पावर कहते हैं गाइज. सो ये तो था ये पावर का फार्मूला था, वेरी बेसिक फार्मूला. अगर आपको पावर समझना है ना, पावर के रिलेटेड और भी एक वीडियोस है हमारा बेसिक इंजीनियरिंग में, बेसिक कंसेप्ट्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो जो प्लेलिस्ट है हमारा, तो उसमें हमने पावर में एक ट्रिक वे में, मतलब ट्रिकली हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं, उसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है. तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिएगा, तो और कंसेप्ट्स आपके जो है बेसिक कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे उसके बारे में. सो गाइस, सो देखो यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पावर दैट मीन्स टोटल पावर इज इक्वल टू एक्चुअल पावर, नेट पावर, एवरेज पावर, प्लस जे क्यू. क्यू मीन्स रिएक्टिव पावर. रिएक्टिव पावर क्या होता है? ये ऑलवेज वेस्ट होता है, तो ये एक्चुअल पावर होता है. ये दोनों का सम जो होता है उसे अपरेंट पावर कहते हैं गाइस. दूसरे वे में ऐसा भी कहते हैं गाइस, P इज इक्वल टू V इंटू आई कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या है गाइस? कॉस थीटा पावर फैक्टर है. सो वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, हम पावर फैक्टर को ही कॉस थीटा कहते हैं. सो देखो, अगर ये दोनों पावर समझना है हमें, एक्चुअल पावर और रिएक्टिव पावर, एक्चुअल पावर और रिएक्टिव पावर, या फिर अनयूजफुल पावर, हम इसको अनयूजफुल पावर भी कहते हैं, इसको यूजफुल पावर भी कहते हैं, पी को. ओके. हाँ, यूनिट की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे यस का जो यूनिट होगा वो वोल्ट एम्पियर होगा, जो अपेरेंट पावर का, और जो ए एक्चुअल पावर है उसका यूनिट होगा गाइस वॉट, एंड जो रिएक्टिव पावर है दैट मीन्स अनयूजफुल पावर, उसका यूनिट होगा गाइस kVAR. ओके, ये यूनिट है, यूनिट भी पूछा जाता है. काफी मैंने बेसिक कंटेंट्स लिया है यहाँ पे गाइस जो प्रीवियसली आस्क्ड है ना. हाँ, एसएससी जेई, अब जेई एई के एग्जाम में महा ट्रांसको, महा डिस्कॉम, यहाँ पे पूछा गया कंटेंट्स है ये पावर सिस्टम का. पूरा हम इस सीरीज में वही देखेंगे जो पॉपुलर है गाइस. सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस आर. पी यूजफुल पावर एंड क्यू अनयूजफुल पावर. सो देखो, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये तीनों इसमें कैसे रहती है? सो रेजिस्टेंस में जो पावर होती है वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है, दैट मीन्स अनयूजफुल पावर 0 होता है, तो एक्चुअल पावर क्या होता है? एक्चुअल पावर प्लस होता है यहाँ पे एक्चुअल पावर. तो इसका क्या होगा? यूनिटी पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा गाइस, क्योंकि अनयूजफुल पावर 0 है तो पावर फैक्टर यूनिटी होगा. देन गाइस, इंडक्टेंस के केस में यहाँ पे जो एक्चुअल पावर होगा वो 0 होगा, और ये अनयूजफुल पावर होगा, ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे अनयूजफुल पावर, जिसे पावर फैक्टर का क्या होगा? लैग होगा गाइस. इसमें पावर फैक्टर लैग होगा इंडक्शन के केस में. कैपेसिटेंस के केस में एक्चुअल पावर दैट मीन्स यूजफुल पावर 0 होगा और अनयूजफुल पावर माइनस होगा गाइस. तो यहाँ पे लीड होगा पावर फैक्टर. सो ये आपको ये भी इसके साथ माइंडेड करना है, काफ़ी बार ऐसा मॉडिफाई कर पूछा गया है ना. सो देन गाइस,
पावर फैक्टर इज इक्वल टू P by S. P means what guys? Active power, that means useful power divided by apparent power. और other is equal to R by Z. R means resistance and Z means impedance. So resistance by impedance. या तो फिर पावर फैक्टर को हम cos थीटा भी कहते हैं। एडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, अगर पावर फैक्टर किसी ट्रांसमिशन लाइन का इंप्रूव होता है, दैट मीन्स इंक्रीज होता है, तब उस केस में क्या होगा, हमारा जो करंट होगा वो कम होगा, उसके साथ जो एरिया होगा कंडक्टर का वो भी कम होगा, और कंडक्टर कॉस्ट भी कम होगा, सेविंग मटेरियल भी कम होगा। तो इतने सारे एडवांटेजेस है गाइस अगर हम पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं। तो क्या करंट भी कम होगा, करंट कम होने के कारण जो मटेरियल है, जो कंडक्टर के लिए लगने वाला जो मटेरियल है वो भी कम हो जाएगा, उसी के साथ उसका एरिया कम होगा, इसीलिए तो जो मटेरियल है वो कम होगा, दैट मीन्स सेविंग मटेरियल में सेव होगा। देन पावर लॉस, अगर पावर लॉस कम होता है, पावर लॉस कब कम होगा, जब I²R कम होगा और उसकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। इफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब पावर लॉस कम होगा और I²R दैट मीन्स पावर लॉस एक कम होगा, तब इफिशिएंसी बढ़ेंगी ट्रांसमिशन लाइन की, है ना। कहीं पे भी अगर लॉस कम है तो इफिशिएंसी वहाँ पे ज़्यादा है गाइस, लॉस कम है तो इफिशिएंसी ज़्यादा है। देन वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होगा, वोल्टेज रेगुलेशन कम होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स क्या होता है गाइस, अगर हम इनपुट पे 230 वोल्ट दे रहे हैं और आउटपुट पे हमें 230 वोल्ट मिल रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन 100% होगा। अगर 230 वोल्ट इनपुट में है और आउटपुट में हमें 228 वोल्ट मिल रहा है, तो भी वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, कम होगा, मतलब मिनिमम होगा। अगर ज़्यादा है तो 230 इनपुट पे है और 220 आउटपुट पे है, तो वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होगा, तो ये अच्छा नहीं है। दैट मीन्स पावर लॉस वहाँ पे ज़्यादा होगा और इफिशिएंसी कम होंगी। देन नेक्स्ट गाइस, मेथड्स टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। सो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने देखा है कि पावर क्या होता है, इस सेक्शन में हमने देखा है कि पावर क्या होता है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के क्या क्या एडवांटेज है, पावर फैक्टर अगर हम इंप्रूव करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज है वो देखा है यहाँ पे हमने। सो इस सेक्शन में हम देखेंगे, तो ये इम्प्रूवमेंट तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करना नेसेसरी है क्योंकि काफ़ी सारे एडवांटेज है। तो ये पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे किया जाता है, व्हाट आर द मेथड्स, तो वो देखेंगे गाइस। सो देखो, स्टैटिक कैपेसिटर्स, हम स्टैटिक कैपेसिटर लगाकर पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। देन सिंक्रोनस कंडेंसर, स्टैटिक कैपेसिटर क्या होता है, एक फिक्स कॉम्पेंसेशन होता है गाइस, फिक्स कैपेसिटेंस कॉम्पेंसेशन होता है। देन जब वहाँ पे मोर देन 500 kVAR है, तब हम सिंक्रोनस कंडेंसर दैट मीन्स सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड दैट मीन्स विदाउट शाफ्ट, ये मोटर हम यूज़ करते हैं अबाउ 500 kVAR। ओके, देन फेज एडवांसर ये भी यूज़ करते हैं गाइस। फेज एडवांसर कहाँ पे यूज़ करते हैं, अबाउ 200 HP, अबाउ 200 HP। 1 HP मीन्स गाइस 1 HP इन मैट्रिक्स सिस्टम 743 वाट। सो हम 200 HP से ज़्यादा है वहाँ पे फेज एडवांसर का उपयोग करते हैं। फेज मॉडिफायर क्या होता है, सिंक्रोनस कंडेंसर ही होता है जो कि दोनों मोड में ऑपरेट होता है, एक ओवर एक्साइटेशन और अंडर एक्साइटेशन। जनरली हम बेसिकली क्या करते हैं कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज़ करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। देन गाइस देखो, ये फार्मूला, ये तो थी मेथड, हमारी 4 मेथड्स थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बेसिकली फेज एडवांसर है ना, ये 200 मोर देन 200 HP के लिए इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन से मोटर में यूज़ करते हैं, तो ये करते हैं हम गाइस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन 3 फेज मोटर में यूज़ होते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए नहीं होता है। तो कहाँ पे होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, है ना, ये 3 फेज में ही आता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। फेज एडवांसर का उपयोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। देन गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, QC इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ पे अभी अगर गिवन कैपेसिटेंस स्टार कनेक्शंस में है, अगर हम उसे डेल्टा करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे कैपेसिटेंस 1/3 हो जाएगा गाइस।
तो ये बेनिफिट है डेल्टा का यहाँ पे, है ना। अगर हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को, ऑलरेडी वहाँ पे कैपेसिटेंस स्टार में दिया हुआ है, तो हम वो कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम कर सकते हैं, मतलब 1/3, मतलब 1/3 वो कैपेसिटेंस वहाँ पे होगा। सो देखिए उसका उल्टा, है ना, दूसरा स्टार के केस में उसका उल्टा होगा गाइस। पावर के केस में अगर एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर अगर गिवन पावर डेल्टा है, एक्टिव पावर गिवन पावर डेल्टा है, तो उसे स्टार में करना है, तो पावर कैसा होगा, 1/3 हो जाएगा गाइस। तो ये स्टार का बेनिफिट है पावर में, और डेल्टा का बेनिफिट कैपेसिटेंस में है गाइस। ये आपको कंपेरेटिवली ऐसा ही माइंडेड करना है। कैपेसिटेंस में डेल्टा का बेनिफिट है, तो पावर में स्टार का बेनिफिट है। सो अगर हम स्टार पावर, अगर गिवन पावर डेल्टा में है, डेल्टा पैटर्न में, और हम उसे स्टार में करते हैं, तो 1/3 पावर होगा वहाँ पे। वैसा ही रिएक्टिव पावर है गाइस, ये क्यू क्या है, रिएक्टिव पावर है। सो ये डेल्टा में है, तो क्या होगा, 1/3 होगा, है ना, स्टार में करते हैं तो। वैसा ही एपरेंट पावर गाइस, स्टार में करते हैं तो 1/3 होगा पावर, एपरेंट पावर। सो ये सारा एडवांटेज है पावर में, कैपेसिटेंस में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। सो जहाँ जितने भी हमने यहाँ पे कंसेप्ट्स लिया है, जो भी फैक्ट्स लिया है गाइस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछे गए हैं, इसके प्रीवियसली पूछे गए हैं। अगर आप 2 और 3 टाइम्स इसको रिवाइज कर लेते हैं, सो डेफिनेटली इट विल रिकॉल बाय योर हार्ट, डेफिनेटली इट विल रिकॉल बाय योर हार्ट, नो प्रॉब्लम। सो गाइज और भी कुछ बेसिक्स छूटे हुए हैं, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। उसके बाद में हम PYQ लेंगे गाइज इसका वाला, है ना। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।